हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। ये है पार्ट 29। लास्ट पार्ट में अपन ने बहुत कुछ कवर किया था। अब अपन 29 पार्ट में क्या देखने वाले हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके नीट और साइड एग्जाम्स जो भी है आपके, उन सब में इंपॉर्टेंट रहेगी। मेनली अपन 11th और नीट, आप ऐसे कह सकते हैं कि शॉर्ट रिविजन लेक्चर होने वाला है। और इसके नोट्स आप बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा, बट आप मेरे साथ फ्लो में रहेंगे तो आपको इजीली कंपैरिजन करा के मैं याद दिला दूंगा कि कैसे कैसे अपने पढ़ने वाले हैं और कैसे अपने बैक्टीरियल डिजीज को याद करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने एनसीईआरटी में कौन सी दो डिजीज दे रखी है, एक दे रखी है अपने पास टाइफाइड दे रखी है, ठीक है, और दूसरी अपने पास न्यूमोनिया दे रखी है। तो अपन इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनकी कैसे ट्रांसफर होता है, कौन इनको ट्रांसफर कर रहा है, क्या इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनको रोका कैसे जाए, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप शांति से मन लगा के बैठ जाइएगा, कंसंट्रेट करिएगा, फोकस करिएगा। शुरू करते हैं। तो टाइफाइड का अपन फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोजन देखते हैं। पैथोजन क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो आपके शरीर में घुस के कुछ कीड़े कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स पैथोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस नाम से ही पता चल रहा है, वो डिजीजेस, वो बीमारियां जो आपके बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। ठीक है, तो उनके अंदर अपने पास अपने टाइफाइड पढ़ रहे हैं। तो इसका पैथोजन क्या है, इसके पैथोजन का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, याद करना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। जो इसको करा रहा है टाइफाइड का, टाइफाइड जो करा रहा है, ठीक है, जो इसका पैथोजन है वो कौन है, साल्मोनेला टाइफी। अगला देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब ये कैसे आपके शरीर में आके घोचे कर रहा है, ठीक है, कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है, कैसे आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर रहा है और कहाँ इन्फेक्शन कर रहा है, वो पैथोजेनेसिस है, उसको पैथोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, पैथोजेनेसिस आपके कहाँ करता है, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपके जो अब्डोमेन में स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वहां जाके आपके कॉज करता है इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्ट किसको करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कॉज इन्फेक्ट करता है। फिर क्या सिम्टम्स आते हैं, अब अपन को पता है अब्डोमेन है, तो अब्डोमेन है तो अपने को कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी, मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, अब्डोमिनल पेन आ सकता है, थोड़े मोटे क्रैम्प्स आ सकते हैं, इस टाइप के अपने होते हैं। और फीवर तो आता ही आता है, कोई भी बीमारी हो, छोटी छोटी बीमारी हो, अपने फीवर आ जाता है। और बीमारी है तो वीकनेस आनी तो बनती ही है, बनती ही है वीकनेस आनी। फीवर हो गया, वीकनेस होगी और आपको भूख नहीं लगेगी कई बार। और क्या पढ़ा तुमने, अब्डोमिनल पेन और कई बार कॉन्स्टिपेशंस भी रह सकते हैं। ठीक है, अब्डोमेन एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, पैथोजेनेसिस कहाँ कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपकी गड़बड़ हो सकती है अब्डोमेन एरिया में। ठीक है, अगला देखते हैं ट्रांसफर कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये आपके कैसे ट्रांसफर होता है, फीको ओरल रूट से ट्रांसफर होता है। अब बोलोगे सर क्या भैया ये फीको ओरल रूट क्या है, फीको ओरल रूट का मतलब है फीकस के थ्रू ओरल रूट में जा रहा हूँ, फीकस के थ्रू ओरल रूट में जाना। अब इसको गलत वे में ले रहे हैं, गलत वे में नहीं लेना है। कहीं इस बारे में मिथ क्या है कि यार उस बंदे को टाइफाइड हो रखा है, उसके रूम में मत जाओ, आपको भी टाइफाइड हो जाएगा। ये सब जरा सा झूठी बात है। फीको ओरल रूट अब क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब आपको बताऊंगा कि ये मैंने मिथ जो बताया, ये लोगों के दिमाग में मिथ क्यों फेक है, क्यों फेक है। ठीक है, तो फीको ओरल रूट का मतलब क्या है, किसी की फीकस के थ्रू जो आपके टाइफाइड है उसके बेसिलस बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये उसके बेसिलाई बाहर आते हैं, किसी की फीकस के थ्रू टाइफाइड के बेसिलाई बाहर आता है, वो फीकस है, फिर वो ट्रीटमेंट के लिए जाएगा या कहीं भी वाटर बॉडीज में कई बार चला जाता है, तो वो वाटर बॉडीज में जाता है। अब वो वाटर बॉडीज से बहुत सारे काम होता है, पीने का पानी बनाया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स में यूज लिया जाता है, खेती में वो पानी लिया जाता है, तो वो बेसिलाई उसके थ्रू वापस अपन जब इंटेक करेंगे, अपन जब कंज्यूम करेंगे, ह्यूमन जब कंज्यूम करेंगे तो वापस अपनी बॉडी में चला जाएगा। ये सेम प्रोसेस के थ्रू आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में टाइफाइड फैलेगा। ठीक है, तो फीकस है किसी का, उसके थ्रू बेसिलाई बाहर आया, मान लो मेरे को टाइफाइड है, मेरे फीकस के थ्रू बेसिलाई बाहर आया, अब वो बेसिलाई वाटर बॉडीज में गया। ठीक है, वाटर बॉडीज में गया, अब वाटर बॉडीज से वो कंटेमिनेटेड वाटर हो गया। ठीक है, कोई साफ पानी था उसमें भी अगर वो गया बेसिलाई, तो वाटर कंटेमिनेटेड हो गया, उसको कोई पी लेगा तो वो गया उसके शरीर में, तो वही सेम प्रोसेस होने वाला है। कैसे होगा, फीको ओरल रूट्स, कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, फूड एंड फूड प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट जो अपन कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू अपना इंटेक करिए तो अपन को भी टाइफाइड नाम की बीमारी हो सकती है। ठीक है, बेसिलाई किसके हैं, साल्मोनेला टाइफी के ही रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब समझ आया कि मैंने क्यों बोला था वो फेक है। लोग कहते हैं ना उसको टाइफाइड है, उसके रूम में जाओ आपको भी टाइफाइड हो जाएगा, सरासर गलत बात है। इस रूट के थ्रू ही आपके पास टाइफाइड होगा। ठीक है, अगला इसका डायग्नोसिस यानी ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अपने पास टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए सबसे मेन होता है विडाल टेस्ट। क्या होता है, विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में आया है, बहुत बार मतलब साइड एग्जाम्स में भी आया, पैरामेडिकल, नर्सिंग हो गया, सीवीटी हो गया, उनमें सब में पूछा जाता है कि आपकी जो डायग्नोसिस है वो टाइफाइड का कैसे करोगे। टाइफाइड का डायग्नोसिस आपके किया जाता है विडाल टेस्ट के द्वारा, विडाल टेस्ट के द्वारा। ठीक है, इस पर मैंने डबल स्टार बनाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट होता है,
उससे आपका डायग्नोसिस किया जाता है। अब कुछ प्रिवेंशन है, ये जनरल प्रिवेंशन है, इसको अपन क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। ये जनरल है कि हाइजीन मेंटेन करो, वैक्सीनेशन करो, मेडिसिन लो, ठीक है, और क्लीनिनेस बनाए रखो, ये सब चीजें अपने को पता है, कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो प्रिवेंशन फ्रॉम स्प्रेडिंग कैसे रोके, अपने पास सबसे मेन है कि जो फीको ओरल रूट है उस पर काम किया जाए। फीको ओरल रूट पे कैसे काम करा जाए, जब फीकस है वो वाटर बॉडीज में जाए या सीवेज के थ्रू कहीं पे भी जाए तो उन सीवेज को आप ट्रीट करो पहले। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, एसटीपीज जिनको बोलते हैं, 12th का एक पूरा इस चैप्टर पे एक बड़ा सा टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में पहले उस वाटर को ट्रीट करो, उससे सब कुछ गंदगियां बाहर निकाल दो, उसको इतना जितना प्योर कर सको कि उसको पानी में डाल सको, आप वापस ओशन में डाल सको या रिवर्स में डाल सको, इतना उसको प्योर कर दो कि उसमें कोई आपके बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज या कोई भी अलग टाइप की जितने भी कीटाणु हैं, पैथोजेंस है, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स है, माइक्रोप्लास्टिक्स है, वो सब हट जाए, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी फीको ओरल रूट पे काम करो, इसको रोको सबसे पहले, ठीक है। सीवेज वाटर को ट्रीट करो एसटीपीज के थ्रू, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसकी फुल फॉर्म होती है। और जनरल अपन क्या होता है कि किसी को बीमारी हो जाती है तो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन करवा लो, वैक्सीनेशन करा लो, या क्या कर लो, वैक्सीनेशन कर लो, होस्ट का हाइजीन मेंटेन करो, हाइजीन को मेंटेन करा और मेडिसिन को अपन प्रॉपर इंटेक किया। तो ये अपने टाइफाइड था। इस पे एक फेमस केस भी आता है अपने, मैंने यहाँ नाम लिखा है, क्या है, मैरी मेलोन और टाइफाइड मैरी, आपने जनरल सुना होगा। एक अमेरिका में बहुत फेमस कुक हुआ करती थी, ठीक है। तो ये क्या थी, असिम्प्टोमेटिक थी, तो लोगों को ये जब खाना खिलाती थी ना, तो ये खाना जिन जिन को खिलाया उन सबको टाइफाइड हो गया। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई टाइफाइड हो कैसे रहा है, इस बंदी को सिम्टम्स भी नहीं, इसलिए इसका केस इतना फेमस है क्योंकि इसको टाइफाइड होने के बाद भी इसके सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। असिम्प्टोमेटिक लेडी थी, इसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे थे टाइफाइड के कि इसको टाइफाइड हुआ है। तो ये कुक थी, इसने जहां जिसको खाना खिलाया सबको क्या कर दिया, टाइफाइड दे दिया। तो समझ रहे हो, इसने हाथ नहीं धोए थे, क्या नहीं देते, हाथ नहीं धोए थे, तो इसने अपना बेसलाइन सबको बांट दिया, सबको टाइफाइड करा दिया। तो ये इसलिए फेमस होती है। इसका रियल नाम तो क्या है, अमेरिका में थी, तो ये रियल नाम क्या है इसका, मैरी मेलोन। इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो जाता है टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है, अपने टाइफाइड मैरी। तो ये अपने टाइफाइड खत्म किया, अब अपन न्यूमोनिया शुरू करते हैं। सेम प्रोसेस में अपन स्टडी करेंगे। न्यूमोनिया आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो न्यूमोनिया होता कैसे है, बैक्टीरिया से होता है। इसके पास दो अपने होस्ट क्या बोलते हैं, दो पैथोजन है, अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनके थ्रू होता है। ये 11th के एनसीईआरटी में दे रखा है। कौन कौन सा है, एक है अपने पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब देखो मैं पढ़ाते हुए भी फंबल कर देता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर आप भी भूल जाओ एग्जाम्स में, या आप भी कई बार मतलब किसी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हुए भूल जाओ, तो ये कॉमन चीज़ है, आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती है। अब मैं बहुत टाइम से गया था, तो ये चीज़ें कई बार होता है कि दिमाग से निकल जाती है, मेरे निकल गई, आपके भी निकल सकती है। तो ये चीज़ कॉमन है, इससे अपना कॉन्फिडेंस लो मत करिए कि हाँ मैं भूल गई, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अब अपन कंटिन्यू करते हैं। इसके दो पैथोजन अपन है, एक है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और दूसरा कौन सा अपने पास, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, कोकस में मैंने आपको बेसिक जब मोनेरा पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कोकस एक टाइप की शेप है, ठीक है। 4 टाइप की शेप बताई थी मैंने इसमें आपको, रॉड, बेसिलस, इस टाइप की ऐसे कुछ बताई थी, स्पून शेप थी, कोमा, विब्रियो शेप, ऐसे आपको 4 शेप बताई थी अपने बैक्टीरिया की, मोनेरा की। तो कोकस है, उसमें से एक शेप है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है। और दो अपन कौन से हो गए, एक हो गया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। तो ये अपने पैथोजन है जो आपकी न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। अब उसमें सेम देखा था कि अपने पैथोजन तो कर लिया, अब पैथोजेनेसिस कैसे होगा, पैथोजेनेसिस यानी इन्फेक्ट कहाँ करेगा और कहाँ सिम्टम्स दिखाएगा। तो इसमें पैथोजेनेसिस होता है अपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, कहाँ, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो इतना हिस्सा आ जाता है, नोजल वगैरह आ जाता है, अपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, अपने आ जाते हैं ये अपने ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं, एल्वेओलाई आ जाते हैं, यहाँ जाके इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस कहाँ करेगा, लोअर रेस्पिरेटरी एरिया में करेगा, जैसे कि ब्रोंकियल्स और एल्वेओलाई, ठीक है। ब्रोंकियल्स और एल्वेओलाई में जाके अपनी इन्फेक्शन करेगा। अब देखते हैं सिम्टम्स क्या आते हैं। जनरली फीवर आती है, फीवर, वीकनेस सब में आती है, ठीक है। इसमें एक चीज और है कि चिल्स और आती है। चिल्स मतलब आपको कंपकंपी लगती है, ठंड लगने लगती है, ठीक है। जैसे आपको कभी जुकाम होता है ना, तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जुकाम नहीं होता। जुकाम हमेशा, यानी जिसको राइनाइटिस बोलते हैं, वायरल डिजीज है ये, ठीक है। तो राइनाइटिस आपको कहाँ होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। तो इससे आपको जो जुकाम वगैरह लगता है, कई बार ज्यादा लगता है, तो आपको हल्की हल्की कंपन महसूस होती है, ठीक है। न्यूमोनिया में वैसा है कि इसमें भी आपको कंपन महसूस होगी, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है, ठीक है। इन्फेक्शन का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एल्वेओलाई और ब्रोंकियोल्स के पास है। तो फीवर, चिल्स तो है। डिस्निया क्या है, डिस्निया का मतलब है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, अब बहुत लंबी लंबी सांस, जोर जोर से सांस लेने लगेगी, ये डिस्निया है। इस कंडीशन को डिस्निया बोला जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग,
ठीक है, वीकनेस आनी है, चिल्स वगैरह लगती है। अगर कुछ एक सीवियर केसेस होता है कि मान लो आपका न्यूमोनिया, बोलते हैं ना कि इसका न्यूमोनिया बिगड़ गया, इसका न्यूमोनिया बिगड़ चुका है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो क्या है, सीवियर कंडीशन है। हिंदी में ऐसे अपने जनरली एक स्लैंग बोलते हैं कि इसका न्यूमोनिया बिगड़ गया, तो ये सीवियर कंडीशन है, उसको क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, न्यूमोनिया बिगड़ना मतलब साइनोसिस। तो न्यूमोनिया कैसे बिगड़ता है, जब आपके ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इस कंडीशन को अपन साइनोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अपने नेल्स की ये जो फिंगर टिप्स है या नेल्स है, ये ब्लूइश से होने लग जाते हैं, या आपकी जो लिप्स है वो आपको ब्लूइश से होने लग जाती है। तो किस रीजन से होती है, इसमें आपके ब्लड में CO2 के अमाउंट, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, O2 की कंसंट्रेशन डिक्लाइन होने लगती है। इस वजह से इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। और एक सीवियर कंडीशन है, ठीक है, सीवियर केसेस में इसको बोला जाता है ब्लूइश से होने लगती है कंडीशन को क्या बोला जाता है, साइनोसिस। क्यों होती है, CO2 बढ़ता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कि कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये अपने क्या है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है। एयरबोर्न इन्फेक्शन मतलब कैसे, किसी को पर्सन को आपके न्यूमोनिया हो रहा है, उसने छींका, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है न्यूमोनिया के, वो आपके छींक के साथ बाहर आता है, हवा में मिल जाता है। अब किसी ने इनहेल किया तो वो आपके बॉडी में चले जाएंगे, तो आपको भी न्यूमोनिया होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये ड्रॉपलेट्स हैं, इसको एरोसोल्स भी बोला जाता है। ये स्नीजिंग पर या कफिंग पर अपने खांसते हैं, किसी न्यूमोनिया पेशेंट है, वो खांस रहा है बिना अपने प्रोटेक्शन के, मास्क लगाए, ठीक है, तो वो अपने किसी और को भी क्या दे सकता है, गिफ्ट में न्यूमोनिया दे सकता है, ठीक है। तो ये अपने था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये बात उस मिथ की सही है कि इसमें है वो छींकने पर हुआ, तो अपन क्या कर देंगे, जिसको भी न्यूमोनिया है, सीरियस न्यूमोनिया है या नॉर्मल भी है, तो उसको आइसोलेट कर देंगे ताकि किसी और पर्सन को ना हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने खांसा भी हाथ में खांस लिया, तो ड्रॉपलेट्स मेरे हाथ में आके लग गए। अब मैंने आपसे गलती से हैंडशेक कर लिया और आपने वो इनहेल कर लिया, आपके बॉडी में कैसे भी इनहेल चला गया बाय कांटेक्ट, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट्स आपके चलेंगे। अब आपको भी न्यूमोनिया होने के चांसेस है, न्यूमोनिया हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने एयरबोर्न इन्फेक्शन था, इसको कैसे रोके। अब जो जिसको है, मान लो मुझे है न्यूमोनिया है, किसी पर्सन को है, तो वो होस्ट है ना, उसको पर्सन, वो होस्ट को अपन मास्क पहना दो, ठीक है, ताकि वो एटलीस्ट स्नीज करे तो एयर में उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो ना जाए, वो मास्क पर ही रुक जाए, वहीं ही रुक जाए, फिर वो मास्क को डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। तो ऐसे जनरली अपने टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, मास्क चेंज भी कर सकते हैं। तो मास्क पहना के रखो। इसके प्रिवेंशन क्या है वो देखते हैं। अपने जनरल प्रिवेंशन करते हैं कि मास्क रखो, हाइजीनेशन रखो, क्लीनिनेस रखो, टाइम टू टाइम अपने क्लीन करते रहो। मान लो किसी पर्सन को आइसोलेट भी किया है और अगर उसके पास मास्क नहीं है तो वो खांस रहा है, ठीक है, तो अब जो अंदर पर्सन आएगा उसको भी मास्क की नीड होगी, ग्लव्स की नीड होगी, ताकि वो कहीं हाथ लगाए या मतलब किसी के कांटेक्ट में आए, किसी टेबल के कांटेक्ट में आए, कि डोर के कांटेक्ट में आए, अगर उस पर ड्रॉपलेट हुआ, ठीक है, न्यूमोनिया के ड्रॉपलेट हुआ, तो वो इनहेल कर लिया अगर गलती से, तो उसको भी होने के चांसेस है। तो इस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, प्रिवेंशन कैसे रखते हैं, मास्क रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्लीनिनेस मेंटेन करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, मेडिसिन देंगे, तो ये सब चीज प्रॉपर होगी ना, तो जितना है उतने पे रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और अपन ने देखा कि सीवियर केसेस में तो अपने को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसे अपने साइनोसिस के बारे में देखा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है कि CO2 बढ़ गई और अपनी क्या O2 कम हो गई, तो अपने क्या जो फिंगर टिप्स है, नेल्स है, वो ब्लूइश से होने लगे, लिप्स ब्लूइश से होने लगे। तो इस हिसाब से अपन ने बहुत इजीली अपन क्या कवर कर लिया, बैक्टीरियल डिजीजेस कवर कर ली। अपन ने देखा एक फेमस केस टाइफाइड मैरी का, ठीक है, कुक थी, इसने सबको बांट दिया। क्या बांट दिया, बताइए आपको क्या बांट दिया, ठीक है, तो फीको ओरल रूट के थ्रू इसने सबको टाइफाइड दे दिया, असिम्प्टोमेटिक लेडी। तो यहाँ अपनी बैक्टीरियल डिजीज कवर होती है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी रिव्यू हो, नोट्स बनाने के लिए, तो शायद मेरे हिसाब से बेहतरीन लेक्चर था ये। मेरी तरफ से मैंने बेस्ट ट्राई किया कि एक स्लाइड में मैंने आपको मतलब कंप्लीट करा दी बैक्टीरियल डिजीज। बहुत कम टाइम टेकिंग होगा, मुश्किल से 11 to 13-14 मिनट्स का ये लेक्चर रहा होगा आपका। तो ये पार्ट 29 था, इसमें अपन ने सारी बैक्टीरियल डिजीज कवर करने वाली है। तो अपन आगे वाले पार्ट्स में बहुत अच्छे से बहुत चीज़ें कवर करेंगे। आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी सीरीज की। 5 से 7 महीने आपके बच रहे होंगे नीट के, या कोई भी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, CUT वगैरह है, उसी टाइम होता है जब जनरली 12th के बोर्ड्स के बाद, अप्रैल के बाद हो जाता है CBSE RGC के। तो उस टाइम आप ये बहुत इजीली 10 से 15 मिनट के हैं लेक्चर्स आप रिवाइज कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अपने लेक्चर को माइंड अप करते हैं और कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में बताना, एक मुस्कुराहट के साथ चलते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।